राष्ट्री संगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। गणनायक संवत् प्रवर्तक शशांक सम्राट विक्रमादित्य की जय हो जय हो जय 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 हो। धन्यवाद झारी, तुम्हारी सहायता से रात्रि का दूसरा पहर भी व्यतीत हो ही गया, किंतु अब भी 2 पहर और बाकी हैं और 2 बोल भी। बीत गया 2 पहर, बची 2 और पहर की रात, बोलो महाकाल की जय। बीत गया 2 पहर, बची 2 और पहर की रात, चौबेली चले डाल डाल और विक्रम पात पात, नीडर होके बैठा विक्रम तीजा वीर के साथ, देखो कैसे देगा विक्रम चौबेली के मात, बोलो महाकाल की जय। राजकुमारी चौबोली की शर्त के 2 स्तर महाराज विक्रमादित्य पार कर चुके थे। चंद्रमा भी अपनी पूर्ण आभा के साथ आकाश के मध्य में आ चुका था, जिसकी रोशनी राजकुमारी के कक्ष में भी गिर रही थी। राजकुमारी चौबोली पहले से ज्यादा सजग किंतु खिन्न थी, क्योंकि वो दूसरा बोल बोल चुकी थी। अब बारी थी योजना के अनुसार तीसरे वीर की, जो कि दीपक में स्थित था। आइए देखते हैं तीसरे वीर ने क्या कथा सुनाई। धन्यवाद झारी, तुम्हारी सहायता से रात्रि का दूसरा पहर भी व्यतीत हो ही गया, किंतु अब भी 2 पहर और बाकी हैं और 2 बोल भी। क्या कहती हैं राजकुमारी? क्या अब भी आपको विश्वास है कि आप ही विजयी होंगी और हमें बंदी बना लेंगी? बोलिए बोलिए ना। आप उचित कहती हैं महारानी, हम मूर्ख ही हैं। ये ज्ञात होते हुए भी कि आप कुछ नहीं बोलेंगी, फिर भी आपसे बोलने के लिए कह रहे हैं। चलिए ठीक है, अब रात्रि तो व्यतीत करना ही है। अब हम किससे बात करें? कौन है हमारा मित्र जो, हाँ, अब आगे की रात्रि के सहयात्री आप होंगे दीपक देव। बोलिए, होंगे या नहीं? राजन, मैं कदापि नहीं कहूंगा कि तुम उस चालाक और कुटिल राजकुमारी के चक्कर में कैसे फंसे, क्योंकि जब तुमने झारी और पलंग की बात नहीं मानी तो मेरी बात क्या मानोगे? सत्य कहा दीपक देव। अब आप भी कोई कथा प्रारंभ करिए, रात्रि का तीसरा पहर भी व्यतीत करना है। ठीक है राजन, मेरे पास भी एक कथा है सुनाने के लिए। यह कथा है एक बामन और साहूकार पुत्र की। दोनों बचपन से सखा थे। दोनों का विवाह भी बचपन में ही हो गया था। युवा होने के बाद दोनों अपनी अपनी पत्नियों को लेने के लिए ससुराल के लिए निकले। बामन अकेला था, किंतु साहूकार पुत्र के साथ नाई भी था। वहां पहुंचने पर दोनों का बहुत आतिथ्य सत्कार हुआ, लेकिन नाई का आतिथ्य सत्कार अधिक हुआ, जिससे कि साहूकार पुत्र ईर्ष्या और घृणा से भर उठा। उसने अपने ससुर के पास जाकर कहा कि अचानक आवश्यक कार्य आ गया है
हमें शीघ्र ही जाना होगा। ससुर ने अगले ही दिन 2 बैलगाड़ियों की व्यवस्था कर बेटी और जमाई को विदा किया। रास्ते में नाई साहूकार पुत्र से छेड़खानी करने लगा। वो कहने लगा कि साहूकार पुत्र का सम्मान अच्छा हुआ है या बुरा हुआ। साहूकार इससे और अधिक क्रोध में भर उठा। चलते चलते इनकी बैलगाड़ी एक तालाब के किनारे पहुंची, जहां पर साहूकार की पत्नी को लगा कि पति भूखा है। उसने उसके लिए एक थाली सजाई, किंतु साहूकार पुत्र बहुत क्रोध में था। वो उसकी पत्नी को वहीं छोड़ नाई के साथ वहां से निकल गया। एक मालिन ने साहूकार की पत्नी को आश्रय दिया। वो मालिन प्रतिदिन उस नगर के राजा के लिए एक माला गूंथ कर लेकर जाती थी। एक दिन मालिनी, क्या मैं आज राजा के लिए माला गूंथ दूं? ठीक है बहन, किंतु क्या तुम्हें माला गूंथते आती है? क्योंकि राजा को तो नित्य नए प्रकार की गुथी माला ही पसंद है। चिंता न करो मालिनी, मैं भगवान महाकाल के लिए माला गूंथती थी। राजा को अवश्य पसंद आएगी। अभी तो हो सकता है वह तुम्हें अतिरिक्त शुल्क दे या पुरस्कृत करे। अच्छा, ऐसी बात है तो तुम ही गूंथ दो। किंतु राजा ने नित्य तुम्हारे हाथों से गुथी माला की मांग कर ली तो? मैंने कहा ना, चिंता न करो। अगर मांग कर भी ली तो मैं अवश्य गूंथ दूंगी। ठीक है। उस दिन राजा को वो माला बहुत पसंद आई और उसने उस माला गूंथने वाली को महल में मिलने के लिए बुलाया। ओह, अप्रतिम। जैसा हमने सोचा था, आप तो उससे भी अधिक सुंदर हैं देवी। हम आप पर अत्यंत मोहित हो गए हैं। हम आपसे विवाह करने के अभिलाषी हैं देवी। बोलो सुंदरी। क्षमा राजन, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करती हूँ, किंतु मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। मैं किसी और की विवाहिता हूँ। वह मुझे छोड़ गए। यदि तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ गया है, तब तो तुम मुझसे अवश्य विवाह कर सकती हो। इसमें कोई सामाजिक दोष नहीं है। तुम्हें मान सम्मान मिलेगा, तुम रानी कहलाओगी। एक बार पुनः सोच लो देवी। महाराज, आप मुझे 6 माह का समय दीजिए। यदि मेरे पति आ गए तो मैं उनके साथ लौट जाऊंगी, किंतु यदि वह 6 माह तक नहीं आए तो मैं आपसे विवाह कर लूंगी। किंतु मैं तब तक पुरुष बनकर रहूंगी तथा मुझे एक अलग महल की भी आवश्यकता होगी। हमें स्वीकार है। तुम अपने लिए एक नया महल बनवा लो। और उधर साहूकार और बामन पुत्र पूर्व निश्चित स्थान पर मिले। कहो मित्र देवेंद्र, कैसे हो? और मेरी भातृणी कहाँ है? मैंने उसे छोड़ दिया मित्र। छोड़ दिया? किंतु क्यों? क्योंकि वो चरित्रहीन थी। उसका कई लोगों के साथ संबंध था। ओह, ये तो बड़ा अप्रिय समाचार सुनाया तुमने मित्र। मेरी छोड़ो मित्र, तुम बताओ, मेरी भातृणी कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही। वो मित्र हुआ यूं कि
क्या मित्र, इतनी सी बात पर कोई ऐसा करता है भला? इसमें सारा दोष उस नाई का है, तुम्हारी भार्या का नहीं। जिसे तुम्हें छोड़कर आना चाहिए था उसे तुम साथ ले आए, और जिसे साथ लाना चाहिए था उसे तुम छोड़ के आ गए। तुम भी मित्र बड़े विचित्र हो। मित्र, बाद में तो मुझे भी दुख हुआ, किंतु अब समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। करना क्या है, चलो उन्हें ढूंढते हैं। हाँ चलो। नाई, बामण पुत्र और साहूकार पुत्र साहूकार की पत्नी को ढूंढते ढूंढते उसी नगर में पहुंच गए। पुरुष वेश में भी नाई ने साहूकार की पत्नी को पहचान लिया, और साहूकार की पत्नी ने भी अपने पति को पहचान लिया। साहूकार के पूछने पर उसकी पत्नी ने राजा वाली बात उसे बताई। अगले ही दिन ये दोनों राजा के पास गए। साहूकार की पत्नी ने राजा से कहा कि मेरा पति 6 महीने के अंदर ही वापस आ गया है। तब राजन ने अपने वचन के अनुसार सहर्ष से चारों को विदा किया। अब राजन, तुम्हारे लिए प्रश्न यह है कि इसमें भलमनसाहत किसकी थी? इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। भलमनसाहत तो साहूकार के पुत्र की ही है। उसने अपनी छोड़ी हुई भार्या को अपना लिया। राजन, एक बात कहूं मैं, मुझे ना कभी कभी संदेह होता है कि वास्तव में क्या आप ही राजा विक्रमादित्य हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि हाय चुबेली, तूने ये क्या किया? अब बोल फूट ही गए हैं तो अपने विचार भी व्यक्त कर ही दीजिए। बिल्कुल करूंगी और कर रही हूँ। देखो, दोष तो साहूकार का ही था, क्योंकि उसने बिना किसी दोष के अपनी स्त्री को छोड़ा। अब यदि स्त्री चाहती तो वो राजकुमार से विवाह करके आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकती, परंतु उस स्त्री ने अपना सत्व रखा और उसने साहूकार को नहीं छोड़ा। तो भलमनसाहत तो भार्या की ही होगी। अद्भुत, ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं। धन्यवाद राजकुमारी, आपने सही निर्णय दिया है। अद्भुत। राजकुमारी, देखिए, ब्रह्म वेला का आरंभ हो चुका है। आइए इस चांदनी का आनंद प्राप्त करें। अरे फिर से बोल पड़ी चौबेली, आयो उके ध्यान, बोलो महाकाल की जय। फिर से बोल पड़ी चौबेली, आयो के ध्यान, न्याय सुनायो उन्हें फिर विक्रम के मुंह रख जान। विक्रम का मुख पे आई मीठी सी मुस्कान, चौबेली ने फिर से खाई विक्रम से यूं मात, बोलो महाकाल की जय। बड़े बूढ़े ऐसे ही नहीं कह गए हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, या आवश्यकता हो तो ही बोलो। किंतु राजकुमारी चौबोली तो भूल ही गई कि 4 बोल बुलवाने वाली शर्त उसी की है और उसे बोलना नहीं है। और फिर उस पर अहंकार की परत चढ़ी हो तो करेला वो भी नीम चढ़ा वाली कहावत एकदम सटीक बैठती है। निसंदेह इस तरह की कहानियां दादी नानी सुनाती होंगी तो कम से कम 4 से 5 दिन चलती होंगी। हम भी कहां इसे एक प्रकरण में समेट पाए। तो आइए देखते हैं अगले किंतु अंतिम प्रकरण में क्या महाराज विक्रमादित्य चौबोली से चौथा बोल बुलवा पाते हैं या नहीं, महारानी चौबोली से उनका विवाह होता है या नहीं, और राजा तारकसेन के पुत्र को चौबोली की कैद से मुक्ति मिल पाती है अथवा नहीं। चलिए देखते हैं। जय श्री महाकाल, जय वीर विक्रमादित्य। जननायक गणनायक संवत प्रवर्तक सहसांक सम्राट विक्रमादित्य की महाकाल हरसिद्धि भैरव उपासक शकारी विक्रमादित्य की जय हो। ज्ञान विज्ञान कला संगीत ज्योतिष पुरोधा विक्रमादित्य की ऋण मुक्त करता प्रजा दुख हरता जन
प्रिय महाराज विक्रमादित्य की